नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत ने पेरिस मंत्री स्तरीय बैठक में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। सुरक्षा बलों ने भारत म्यांमार सीमा पर अभियान शुरू किए। भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT आधिकारिक तौर पर लागू हुई। भारत ने 8वें GPDRR 2025 में विश्व की सबसे बड़ी आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्त पोषण प्रणाली का प्रदर्शन किया। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP के 5 वर्ष पूरे हुए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। भारत ने पेरिस मंत्री स्तरीय बैठक में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। पेरिस में WTO के 25 सदस्य देशों की उच्च स्तरीय लघु मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने WTO के आधुनिकीकरण के लिए भारत का विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने व्यापारिक विकृतियों को दूर करने और बहुपक्षीय गवर्नेंस को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। चलिए सबसे पहले WTO के लिए भारत के सुधार एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत ने अलग अलग प्रस्ताव पेश किए हैं, साथ ही WTO की कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्याओं को भी उजागर किया है। इसमें सबसे पहले है गैर प्रशुल्क बाधाओं से निपटना। इससे जुड़ी समस्या के तहत सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपाय, तकनीकी मानकों का पालन, एंटी डंपिंग मामले, आयात कोटा निर्धारित करना, आयात लाइसेंस जैसे कदम उत्पादों को दूसरे देश के बाजारों में पहुंचने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ द्वारा भारत के गैर बासमती पारबॉइल्ड राइस के लिए मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल यानी MRL तय करना। दूसरा प्रस्ताव है गैर बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न की गई विकृतियों का समाधान। वहीं समस्या देखें तो कई देशों की सरकारें बाजार में हस्तक्षेप करके प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं और कुछ घरेलू हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए पक्षपातपूर्ण कदम उठाती हैं। उदाहरण के लिए चीन द्वारा दुर्लभ भूतत्वों यानी रेयर अर्थ के निर्यात पर कोटा लागू करना। तीसरा प्रस्ताव है WTO विवाद निपटान प्रणाली की पुनर्बहाली, जिसके अंतर्गत यह समस्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। इसकी वजह से 2019 से यह अपीलीय निकाय निष्क्रिय है। आपको बता दें कि भारत ने बहुपक्षीय अंतरिम अपील माध्यस्थम व्यवस्था यानी मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट MPIA जैसे वैकल्पिक तंत्र की स्थापना का विरोध किया है। WTO के दायरे में प्लूरिलेटरल विषयों को लाने का विरोध भी भारत का एक प्रस्ताव है, जिसमें WTO की कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्या के अंतर्गत प्लूरिलेटरल पहलों या समझौतों पर WTO के तहत सभी सदस्य देशों की बजाय कुछ सदस्य देशों द्वारा ही वार्ता की जाती है। भारत ऐसी पहलों का विरोध करता रहा है। उदाहरण के लिए विकास के लिए निवेश सुविधा यानी IFD प्लूरिलेटरल पहल है, जिसका भारत व दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों ने विरोध किया है। और आखिरी प्रस्ताव है WTO के अधिकार क्षेत्र का पारंपरिक व्यापार विषयों से परे विस्तार करने का विरोध करना, जिससे WTO की वार्ताओं में गैर व्यापार मुद्दे उठाने से मतभेद और अधिक गहराएंगे। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स का भारत विरोध कर रहा है। इस सब के निष्कर्ष को देखें तो पेरिस में WTO में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की मुखर भूमिका यह दर्शाती है कि वह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को फिर से बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। भागीदार देशों के बीच WTO को मजबूत करने, इसकी मूलभूत नीतियों का सम्मान करने और वैश्विक व्यापार समृद्धि को बढ़ावा देने का सामूहिक संकल्प वास्तव में WTO की मौजूदा व्यवस्था के भीतर व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। सुरक्षा बलों ने भारत म्यांमार सीमा पर अभियान शुरू किए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों ने अज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अभियान शुरू किए। चलिए सबसे पहले भारत के पूर्वोत्तर में सीमा पार सुरक्षा संबंधी खतरे जान लेते हैं। विद्रोही गतिविधियां देखें तो कई विद्रोही गुटों जैसे NSCNK, ULFAI, PLA और NDFB ने प्रशिक्षण, संगठन को मजबूत बनाने एवं भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए म्यांमार को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया है। दूसरा, जातीय संघर्ष और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या भी एक प्रमुख खतरा है।
म्यांमार में राजनीतिक उथल पुथल, विशेष रूप से 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद शरणार्थियों, विशेष रूप से चिन और रोहिंग्या जैसे निर्जातीय समूहों का आगमन बढ़ा है। इससे पूर्वोत्तर भारत में कानून और व्यवस्था से जुड़ी समस्या उत्पन्न हुई है तथा संसाधनों पर दबाव भी पड़ा है, जिससे स्थानीय आक्रोश में वृद्धि हुई है। इनके अलावा हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी, गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड से म्यांमार के माध्यम से मणिपुर एवं मिजोरम में ड्रग्स का प्रवेश नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाता है। गोल्डन ट्रायंगल भारत में हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी का एक प्रमुख स्रोत है। हालांकि इन खतरों से निपटने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कानून और नीतियों से संबंधित मुद्दे, अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC लागू किया गया है, म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म किया गया है आदि, तथा आतंकवाद रोधी अभियान, सीमा पार के विद्रोही शिविरों को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना और म्यांमार सेना द्वारा संयुक्त अभियान ऑपरेशन सनराइज चलाए जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB और राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI द्वारा सक्रिय अभियान संचालित किए जा रहे हैं आदि। और आखिर में है सीमा अवसंरचना और निगरानी में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS के अंतर्गत स्मार्ट बाड़ लगाना, सीमा चौकियों को मजबूत करना आदि शामिल है। भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT आधिकारिक तौर पर लागू हुई। भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT पर जून 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह संधि 5 जून 2025 को लागू हो गई है। आपको बता दें कि नई द्विपक्षीय निवेश संधि ने वर्ष 2000 में लागू हुई संधि की जगह ली है। इस तरह यह नई संधि दोनों देशों के बीच निवेश की सुरक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करेगी। चलिए सबसे पहले भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में जानते हैं। यह संधि दोनों देशों के निवेशकों के अधिकारों और दोनों देशों की अपनी अपनी संप्रभु विनियामक शक्तियों के बीच संतुलन को सुनिश्चित करती है। साथ ही यह मजबूत और पारदर्शी निवेश परिवेश के निर्माण के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। इसी के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो इसके अंतर्गत परिसंपत्ति की परिभाषा में उद्यम आधारित परिभाषा को अपनाया गया है। साथ ही इसमें किन परिसंपत्तियों को शामिल किया जाएगा और किन्हें बाहर रखा जाएगा उन्हें भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा इसमें निवेश की प्रकृति भी स्पष्ट की गई है, जैसे पूंजी प्रतिबद्धता, लाभ की अपेक्षा, जोखिम वहन करना आदि। दूसरा, नीतिगत दायरे से बाहर रखना। स्थानीय सरकार, सरकारी खरीद, कराधान, अनिवार्य लाइसेंस आदि को संधि के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि दोनों देशों द्वारा नीति निर्माण की स्वतंत्रता बनी रहे। तीसरा, सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी MFN खंड को हटा दिया गया है। पहले यह प्रावधान निवेशकों को होस्ट देश की अन्य देशों के साथ संधियों की अनुकूल शर्तें चुनने की अनुमति देता था। इस प्रावधान को हटाए जाने से सभी निवेशकों के साथ समान और व्यवस्थित व्यवहार किया जाएगा। आपको बता दें कि संधि में सामान्य एवं सुरक्षा अपवाद भी शामिल किए गए हैं। इन अपवादों के जरिए संधि में शामिल देशों को नीति निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संधि के सामान्य अपवाद के उदाहरण पर्यावरण की सुरक्षा, जन स्वास्थ्य एवं सेफ्टी सुनिश्चित करना आदि है। और आखिर में है संशोधित विवाद समाधान तंत्र। निवेशकों को पहले स्थानीय विवाद निपटान तंत्रों का उपयोग करना होगा। इनसे संतुष्ट नहीं होने पर ही वे अंतर्राष्ट्रीय पंचाट यानी आर्बिट्रेशन का रुख कर सकते हैं। इससे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। खबर के अंत में आइए द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT क्या है यह भी समझ लेते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौता यानी IIA भी कहा जाता है। यह विदेशी निवेशकों को यह आश्वासन प्रदान करती है कि उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उपायों से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही राष्ट्रों को संप्रभु नीति निर्माण की स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से नीतियां बना सकते हैं। तथा ये समझौते निवेशक या उनके देश को होस्ट देश के खिलाफ निवेश विवादों को लेकर मुकदमा दायर करने का अधिकार भी देते हैं। आपको बता दें कि होस्ट देश वे होते हैं जहां निवेश किया गया होता है। गौरतलब है कि भारत ने 2015 में द्विपक्षीय निवेश संधि का नया मॉडल टेक्स्ट स्वीकृत किया था। यह मॉडल 1993 के मॉडल के स्थान पर लागू किया गया है।
और आखिर में 2015 से भारत ने कई देशों के साथ नई द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 2024 में उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, 2020 में ब्राजील, 2018 में बेलारूस आदि के साथ संधियां शामिल हैं। भारत ने 8वें GPDRR 2025 में विश्व की सबसे बड़ी आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्त पोषण प्रणाली का प्रदर्शन किया। 8वें वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच यानी GPDRR 2025 का आयोजन जिनेवा में किया गया है। इसमें भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR वित्त पोषण प्रणालियों की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र की कमी को उजागर किया। इस संबंध में भारत ने एक वैश्विक सुविधा की स्थापना का आह्वान किया, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा समर्थित हो। यह सुविधा उत्प्रेरक वित्त पोषण, तकनीकी सहायता और ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। खबर की शुरुआत करते हैं और भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR वित्त पोषण प्रणाली के बारे में जानते हैं। भारत का दृष्टिकोण देखें तो भारत लचीलेपन की आधारशिला के रूप में एक मजबूत और उत्तरदायी DRR वित्त पोषण संरचना का समर्थन करता है। बात करें DRR वित्त पोषण में भारत की प्रगति की तो सबसे पहले है प्रारंभिक आवंटन। प्रारंभिक वित्त आयोगों द्वारा 6 करोड़ रुपए लगभग $0.7 मिलियन का आवंटन किया गया था तथा वर्तमान आवंटन देखें तो 15वें वित्त आयोग के तहत यह राशि 2.32 ट्रिलियन रुपए लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुकी है। इनके अलावा है DRR वित्तीय तंत्र। भारत एक पूर्व निर्धारित व नियम आधारित आवंटन प्रणाली का पालन करता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर से राज्य और जिला स्तर तक धन प्रवाह सुनिश्चित होता है। यह प्रणाली 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा समर्थित है। इस बदलाव ने यह सुनिश्चित किया कि आपदा के समय की वित्तीय सहायता अब असंगठित और प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि संरचित एवं पूर्वानुमान योग्य है। आपको बता दें कि भारत का DRR वित्त पोषण दृष्टिकोण 4 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, तैयारी, शमन, राहत और पुनर्प्राप्ति के लिए समर्पित वित्तीय प्रावधान। दूसरा, प्रभावित लोगों और कमजोर समुदायों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। तीसरा, वित्तीय संसाधनों की सभी सरकारी स्तरों यथा केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करना। और चौथा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सभी खर्चों का मार्गदर्शन करने वाले मापने योग्य परिणाम प्राप्त करना। इसी के साथ आइए अन्य संबंधित तथ्य भी जान लेते हैं। हाल ही में अफ्रीकी संघ आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CDRI का 54वां सदस्य बना। यह घोषणा जेनेवा में आयोजित 8वें GPDRR 2025 के दौरान की गई। बात करें 2006 में स्थापित GPDRR की तो GPDRR 2025 की थीम एवरीडे काउंट्स, एक्ट फॉर रेजिलियंस टुडे है। यह एक वैश्विक मंच है जहां प्रतिभागी आपदा जोखिम को कम करने में हुई प्रगति की समीक्षा करते हैं, नया ज्ञान साझा करते हैं, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करते हैं और हालिया प्रगतियों एवं रुझानों पर चर्चा करते हैं। तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने GPDRR को आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में मान्यता दी है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए CDRI के बारे में भी समझ लेते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में भारत द्वारा शुरू किया गया था। भागीदारी की बात करें तो CDRI एक वैश्विक साझेदारी है। इसमें देश, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी क्षेत्र शामिल हैं, जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों की अवरोधन क्षमता को बढ़ावा देना है ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP के 5 वर्ष पूरे हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्थिर, सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा विजन को दोहराया। यह विजन दोनों देशों के आपसी सहयोग का मार्गदर्शन करता है। आपको बता दें कि दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया भारत संयुक्त अनुसंधान परियोजना पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई। चलिए सबसे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2020 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP में अपग्रेड करने का निर्णय लिया था।
बात करें व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी CSP के तहत सहयोग के मुख्य क्षेत्रों की, तो इसमें सबसे पहले है विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान सहयोग। उदाहरण के लिए कोविड-19 से निपटने पर ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान नीति की स्थापना की गई है। दूसरा बात करें खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के लिए सामुद्रिक सहयोग की, तो दोनों देश इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI का समर्थन करते हैं। बात करें रक्षा सहयोग की, तो इसके उदाहरण हैं पारस्परिक लॉजिस्टिक्स सहायता समझौता, 2+2 वार्ता आदि। इसके अलावा है क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग। दोनों देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वहीं आतंकवाद के अंतर्गत उदाहरण के लिए दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय यानी CCIT को शीघ्र अपनाने का समर्थन करते हैं तथा आर्थिक सहयोग जैसे दोहरा कराधान परिहार समझौता यानी DTAA, वहीं अन्य सहयोग क्षेत्रों में लोगों के बीच संपर्क, कृषि क्षेत्र में सहयोग आदि शामिल है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों में भारत ऑस्ट्रेलिया CSP कैसे सहायक है। सबसे पहला कारण है स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं। इस तरह दोनों देश समुद्री सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सहयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों देश ओसिंडेक्स और मालाबार जैसे सैन्य अभ्यासों में भागीदारी से आपसी तालमेल तथा नौसैनिक सहयोग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है रणनीतिक व आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाना। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी ECTA, जापान के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल जैसी पहलों से दोनों देश व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। और आखिर में है बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों में सहभागिता। दोनों देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत के निर्वाचन आयोग यानी ECI ने चुनावी डेटा की रिपोर्टिंग को अधिक कुशल बनाने के लिए एक सरल तकनीक संचालित प्रणाली शुरू की है। आपको बता दें कि इंडेक्स कार्ड एक गैर वैधानिक और चुनावोत्तर सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्रारूप है। इसे निर्वाचन आयोग ने स्वतः पहल करते हुए विकसित किया है। लंदन अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान सप्ताह यानी LIDW 2025 के दौरान भारतीय माध्यस्थम परिषद यानी ICA ने भारत यूनाइटेड किंगडम वाणिज्यिक विवादों में माध्यस्थम विषय पर अपने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ICA भारत की प्रमुख माध्यस्थम संस्था है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इजराइल के खिलाफ जांच शुरू करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के न्यायाधीशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं न्याय के क्षेत्र में नया तनाव उत्पन्न हुआ है। ICC की स्थापना 2002 में रोम संविधि के तहत की गई थी। दसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम्स के बीच हुए समझौते के तहत भारत में राफेल लड़ाकू विमान के फ्यूसेलाज का निर्माण किया जाएगा। भारत फ्रांस के बाद पहला देश बन जाएगा जहां राफेल का फ्यूसेलाज निर्मित होगा। फ्यूसेलाज विमान का केंद्रीय संरचनात्मक भाग होता है जिसमें मुख्य घटक स्थित होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी में वनीकरण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अरावली पर्वत श्रेणी और उससे बाहर किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों को मेरी लाइफ पोर्टल पर जियो टैग कर निगरानी की जाएगी। तमिलनाडु ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल संरक्षित करना है। पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में एक चीनी नागरिक पर साजिश रचने और एक शक्तिशाली रोगजनक पादप फ्यूजेरियम ग्रामिनियरम की तस्करी करके अमेरिका ले जाने का आरोप लगा है। इस घटना ने कृषि आतंकवाद संबंधी चिंताओं में बढ़ोतरी की है। यहाँ कृषि आतंकवाद का अर्थ है कृषि को नष्ट करने के लिए जानबूझकर जैविक एजेंटों का उपयोग करना। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी MOSJE ने नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल एप्लीकेशन वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।